नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो इंडिया बोल रहा है। दुनिया में इस वक्त ट्रंप की धौंस खुलेआम दादागिरी और आक्रामकता पूरे शबाब पर है। कभी वेनेजुएला पर हमला, फिर मादुरो को कैदी बनाना, तो कभी ग्रीनलैंड धमकाना, और अब देखिए अब सीधे कनाडा को चेतावनी है। फिर रूस के तेल टैंकरों को कब्जे में लेना और चीन को लगातार धमकियां देना। ट्रंप का संदेश साफ है, अमेरिका अब सख्ती से अपनी शर्तों पर दुनिया चलाना चाहता है। लेकिन इन सब के बीच में एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, वो है खामनेई यानी कि ईरान। एक तरफ ईरान के भीतर गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, सड़कों पर गुस्सा है, सत्ता पर दबाव है और सिस्टम के भीतर है बेचैनी। तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों ने ईरान से लेकर पूरी दुनिया तक तहलका मचा दिया है। ईरान और अमेरिका, इजराइल की दुश्मनी कोई छिपी नहीं है। दशकों से दोनों एक दूसरे को रणनीतिक, वैचारिक और सैन्य दुश्मन मानते आए हैं और मौका मिलता है तो वो वार से पीछे भी नहीं हटना चाहते, दोनों ही देश, चाहे कोई भी हो। अब ट्रंप का रुख पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक नजर आता है। बयान सीधे हैं, धमकियां खुली हैं और संकेत बेहद खतरनाक। ईरान भी झुकने को तैयार नहीं, वो अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है, ताकत, चेतावनी और प्रतिरोध के साथ। सवाल ये नहीं कि अगला बयान क्या होगा, सवाल ये, क्या ये बयान किसी बड़े टकराव में बदलने वाला है। ये कहना जल्दबाजी होगी कि ट्रंप की सनक दुनिया को कहां लेकर जाकर रोकेगी, लेकिन इतना तय नजर आता है कि दुनिया इस वक्त तीसरे विश्व युद्ध की चौखट पर दस्तक दे चुकी है। इस खबर के और पहलुओं को हम जानेंगे, अलग अलग स्तर पर जाने की कोशिश करेंगे। तो दुनिया की खबरों में आपने देखा इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है वो है विश्व युद्ध की आशंकाओं से घिरी हुई, कहीं मिसाइलों की होड़ है, कहीं सैनिकों की तैयारियां तेज नजर आती है। और समझिए हालात ऐसे हैं कि दुनिया धीरे धीरे आग की भट्टी बनती जा रही है। म्यान से तलवारें खींच रही हैं, हथियारों की खुली प्रदर्शनी हो चुकी है और हर मोर्चे पर तनाव अपने पूरे चरम पर है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की मनमानी दुनिया को दहशत में डाल रही है, तो दूसरी तरफ खामनेई की ट्रंप को सीधी फटकार ने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी। अब क्या होगा, कब क्या हो जाए, किस पल कयामत टूट पड़े, कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ट्रंप का रुख पूरी तरह से अनिश्चित है। हम सभी जानते हैं कब क्या कदम वो उठा ले, कोई भरोसा नहीं। हालात ऐसे बनते नजर आते हैं जैसे तीसरे विश्व युद्ध की मुनादी बज चुकी है और मुनादी बजाने वाले खुद डोनाल्ड ट्रंप हैं। अब एक रिपोर्ट सामने आई, अमेरिकी सेना ने दिन, तारीख और समय तक तय कर रखा है। बस इंतजार है डोनाल्ड ट्रंप की हामी का, रजामंदी का और हरी झंडी दिखाने का। ट्रंप की घुड़की साफ इशारा करती है कि अगर जंग हुई तो ये मान के चलिए कि वो सीमित नहीं होगी, वो बहुत भयंकर होगी। सेना की तैयारियां नजर आती है, रणनीतियां तैयार हैं और अब फैसला सिर्फ ट्रंप का है। सवाल यही, क्या ट्रंप हरी झंडी देने वाले हैं और दुनिया एक और महायुद्ध में धकेल दी जाएगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन ईरान पर एटम प्लान आखिर किस रूप से तैयार है, यह भी समझना जरूरी है, क्योंकि ईरान की सड़कों पर संग्राम छिड़ा हुआ है और इसीलिए ट्रंप के अनुसार यह प्रदर्शन नहीं बल्कि ईरान अब आजादी की तरफ देख रहा है। ट्रंप के अनुसार ईरान पहले आजादी की तलाश में नहीं था, लेकिन हाँ, अब ईरानी आवाम जरूर आजादी चाहती है और वो आजादी दिलाकर रहेंगे, वो यानी कि डोनाल्ड ट्रंप। और माना जा रहा है कि ट्रंप कभी भी हमला कर सकते हैं, क्योंकि एक रिपोर्ट के दावे ने सनसनी फैला दी। अमेरिकी सेना ने अटैक की तैयारी पूरी कर ली, ईरान पर हमले का प्लान तैयार हो चुका है। सेना ने ट्रंप को हमले के विकल्प भी बता दिए और अब सिर्फ अटैक के प्लान पर ट्रंप की मोहर बाकी रह गई। और अगर हमले के टारगेट पर तय हो चुके हैं, समझिए, तो पहला टारगेट ईरान की सेना के ठिकाने होंगे और उसके साथ तेहरान में गैर सैन्य ठिकाने भी होंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल यूएस में हमले को लेकर बातचीत भी हो चुकी है। अमेरिका ने हमले से पहले इजराइल से बाकायदा एक लंबी बातचीत की और ये बातचीत अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नेतन्याहू से की है। अब ऐसे में इजराइल कहां पीछे रहने वाला है, क्योंकि ईरान से उसकी दुश्मनी कोई नई नहीं है और किसी से छिपी भी नहीं है। और इसीलिए नेतन्याहू के खेमों ने अल्टीमेटम दे दिया है कि अब हमला कंफर्म माना जाता है और ईरान पर हमले से पहले इजराइल में हलचल भी बढ़ चुकी है। इजराइल की सेना ने सुरक्षा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ईरान पर यूएस हमले से पहले इजराइल में हाई अलर्ट भी जारी किया गया है।
अब अमेरिका से हमला हुआ तो समझिए ईरान भी पलटवार कर देगा। इजराइल को ईरान से जवाबी हमले का भी डर सीधे सीधे सताता है। इजराइल पर हमला अगर होता है तो भयानक परिणाम सीधे सीधे नजर आएंगे। अब एक तरफ ट्रंप की धमकी और तैयारी, दूसरी तरफ इजराइल में हमले को लेकर सीधे सीधे बड़ा जोश नजर आता है, क्योंकि इजराइल जून हमले को भूल नहीं पाया और इसीलिए नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान पर लगाम लगाने का कोई भी मौका गंवाया नहीं जाना चाहिए। लेकिन ईरान इन सारे प्रेशर्स के बाद अपने ही अंदाज में अमेरिका और इजराइल को धमकी देता हुआ नजर आता है। ट्रंप की धमकी पर ईरान भी सीधे सीधे दो टूक जवाब दे रहा है। अगर हमला किया तो समझ लो इसका जवाब बहुत ज्यादा तीखा होगा। अमेरिकी सेना और इजराइल पर बड़ा हमला होगा। अमेरिकी सैन्य केंद्र, अड्डे और जहाज हमारे लक्ष्य होंगे, ये कहना है ईरान का। अब इजराइल अमेरिकी सैन्य और शिपिंग ठिकाने भी टारगेट पर हैं। ये सीधा कहा जाए खामनेई की तरफ से बड़ी धमकी आ चुकी है। ईरान और इजराइल में तनातनी पूरी तरह से चरम पर है। लेकिन बड़ा सवाल ये, अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कभी खुलकर युद्ध लड़ा नहीं है। समझिए अगर अमेरिका और ईरान की बात करें, हाँ, लेकिन कई मौकों पर सैन्य या फिर गुप्त कार्रवाइयां जरूर अमेरिका की तरफ से की गई और ये जो कार्रवाई रही है वो मुख्य रूप से ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को लेकर, आतंकवाद या क्षेत्रीय प्रभाव को रोकने के लिए थी। अब अमेरिका ने इससे पहले कब कब ईरान पर हमला किया है वो भी आपको समझना चाहिए। 1953 में CIA के समर्थन से ईरान में तख्ता पलट हुआ, जिसमें ईरानी प्रधानमंत्री मोहम्मद मुसद्दिक को हटा दिया गया। साल 1980 और 1988 के बीच ईरान और इराक युद्ध पूरी तरह से चरम पर था। अमेरिका ने इराक को समर्थन दे दिया और ईरानी जहाजों पर हमले कर दिए और उसे ऑपरेशन प्रेइंग मंटिस का नाम दिया गया। और 1988 में तो ईरानी यात्री विमान को मार ही गिराया था, जिसमें 290 लोग मारे गए थे। अब साल 2020 में, बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ, ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को ड्रोन हमले में मार गिराया गया। साल 2025 में ईरान और इजराइल के बीच में जंग भयंकर हो रही थी, तभी अमेरिका की एंट्री होती है और फिर ईरान के परमाणु स्थलों पर हमले कर दिए जाते हैं और उसी ऑपरेशन मिडनाइट हैमर उसे नाम दिया गया, जो इजराइल के साथ युद्ध का एक तरह से बड़ा हिस्सा था। अब ऐसे में ये जानना भी बहुत जरूरी है कि आखिर ईरान और अमेरिका के बीच में टकराव इतना है तो इनमें से ताकतवर कौन है, किसके पास कितनी ताकत है। ईरान का सैन्य बजट अगर देखा जाए तो 10 से 15 अरब डॉलर का है। वहीं अगर अमेरिका की सैन्य बजट की बात की जाए तो 800 अरब डॉलर का सैन्य बजट है। ईरान की सैन्य ताकत नंबर 16 पर आती है पूरी दुनिया में और अमेरिका नंबर 1 पर है, ये हम सभी जानते हैं। ईरान की मिसाइल बड़ी ताकत है। अमेरिका की मिसाइल सटीक स्ट्राइक क्षमता एक तरह से उसकी मानी जाती है। अब समझिए ईरान की जो मिसाइल रेंज है वो 3000 किलोमीटर रेंज की है और अगर अमेरिका की बात की जाए तो 10,000 किलोमीटर से ज्यादा की मिसाइल की रेंज अमेरिका की है। अब ईरान के पास में सक्रिय 9.5 लाख सैनिक हैं और अमेरिका के पास है 21 लाख सैनिक। ईरान की हवाई ताकत पूरे लड़ाकू विमान है और अमेरिका की हवाई ताकत अत्याधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट। यानी कि ये डिफरेंस अगर हम समझें तो इसमें कोई शक नहीं कि ईरान अमेरिका के दूर दूर तक फटकता नहीं है। क्या ट्रंप और खामनेई की जो ये जुबानी जंग है अब वो महाजंग में तब्दील होने वाली है। बयान पर बयान आते हैं, धमकी पर धमकी आती है, धमकी का जवाब दिया जाता है, वो भी धमकी के रूप में। दोनों तरफ से जिस तरह से बयान और धमकियां हैं, इससे लगता है कोई पीछे हटने वाला नहीं है, कोई संकेत ऐसे नजर नहीं आते। हालात जिस रफ्तार से बिगड़ रहे हैं वो स्पष्ट बताते हैं कि ये सिर्फ शब्दों की लड़ाई नहीं रही, ये ताकत आजमाने की तैयारी है। एक तरफ ट्रंप की आक्रामकता है, दूसरी तरफ खामनेई की सख्त चेतावनी है। दुनिया के लिए ये सबसे खतरनाक टकराव बनता जा रहा है। सवाल यही, क्या ये जंग जुबान पर ही रुकेगी या इतिहास में एक नई महायुद्ध की कहानी यहीं से लिखी जाएगी। और आपको मैं आगे बढ़ूं लेकिन उसके पहले जल्दी से पहले ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये ईरान के हालात को बयां करती है, कितने भयावह यहाँ पर हालात हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप समझिए, आपकी जहां जहां जिस तस्वीर पर नजर जाएगी आपको वहां पर सिर्फ विद्रोह, सिर्फ आग की लपटें नजर आएंगी। सड़कों पर विद्रोह की झलक साफ तौर से नजर आएगी। लोग हाथों में बैनर पोस्टर लेकर चढ़ रखे हैं यहाँ की सरकार, यहाँ के हुक्मरानों के खिलाफ। मन में गुस्सा है, सड़क पर आग जल रही है
और यही बात कि ये आग आखिर कब थमेगी और क्या इस आग में घी डालने का काम डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया जा रहा है। करेंगे चर्चा, इसके हर पहलू को जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमानों का जो पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है, आपको उनसे मिलवा देती हूँ। मेरे साथ में रिटायर्ड कर्नल संजीव मलिक जी जुड़ रखे हैं बतौर भू राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर डॉक्टर अली शाह कनेक्ट हो रहे हैं। साथ ही साथ अमेरिका से रिपब्लिकन नेता पूर्णिमा नाथ मेरे साथ में कनेक्ट हो रही हैं। विदेश मामलों की जानकार निपुण आलम बयान जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं कर्नल संजीव आपसे समझना चाह रही हूँ, हमने कई अलग अलग परिस्थितियां देखी और ऐसा लगता है 2026 का आगाज एक अलग बड़े विध्वंस की तस्वीरों के साथ में हुआ। पहले वेनेजुएला और अब तो ईरान में अलग तरह का विद्रोह है, लेकिन अमेरिका की तरफ से जिस तरह से हस्तक्षेप या जो धमकियां आ रही हैं, ये कहा जाए आज़ादी दिलाने की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, ये क्या संकेत देते हैं सर? नैना जी नमस्कार और सभी को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए, मैं इस बात को यहाँ से शुरू करना चाहूंगा, जब जून के अंदर इजराइल और अमेरिका का जॉइंट ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, और वहां से उसको अचानक एब्रप्टली बंद कर दिया गया था। आप ये सोचिए कि ये बंद करना अचानक क्यों ही नहीं था, एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। और रणनीति इसके पीछे ये थी कि इसके बाद से जो तक तकरीबन 5 या 6 महीने का लल पीरियड मिला है, जब किसी देश में आप अस्थिरता फैलाना चाहते हो तो आप उस देश के अंदर एक उपयुक्त एनवायरमेंट क्रिएट करते हो। और उसमें कुछ चीजें ये है कि इसके दौरान, क्योंकि ईरान पहले से ही सैंक्शंस झेल रहा है, उन सैंक्शंस के झेलते हुए वहां पर ईरान के अंदर वहां पर बहुत सारी चीजों की आज भी कमी है। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ये चीज हुआ कि जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं, जीवन रक्षक चीजें हैं, लोगों की आम जिंदगी का हिस्सा है डेली डेली, उन चीजों की कमी होने लगी। जब कमी होने लगी, वहां की मुद्रा की वैल्यू गिरी। मुद्रा की वैल्यू गिरने से वहां पर महंगाई दौड़ने लगी। और ये सब चीजें जब आज कोई अमेरिका जब उसमें ईरान में रिजीम चेंज करना चाहता है, कि वो चाहता है कि उनके जो वहां के लोग हैं उसको आगे फेस बनाया जाए और उसके पीछे अपनी राजनीति खुद खेली जाए, यानी डमरू बजाएगा और नचाएगा वहां की पब्लिक को। अब बात ये होती है कि देखिए, वहां ये आज की स्थिति में निश्चित रूप से अमेरिका इस स्थिति का फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि इसराइल के लिए तो एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट ईरान बन गया है 1979 से। हमें भूलना नहीं चाहिए कि 1979 से पहले ईरान का बहुत बड़ा साथी था इसराइल। और यह भी आप समझिए कि जब ईरान और इराक का वार हुआ था, तो इराक को मदद कौन कर रहा था? अमेरिका। और ईरान को मदद कर रहा था इसराइल। इसराइल को हथियार दे रहा था अमेरिका। यानी अमेरिका दोनों तरफ हथियार बेच रहा है अपने, और अपनी दुकान को पूरा जमा रहा है और दोनों देशों को लड़ा रहा है। अब आज की बात पे आते हैं। देखिए, वहां पर विद्रोह ये पहली बार नहीं हुआ, अनेकों बार विद्रोह हुआ और खamenei ने उसको कुचल दिया है। अब सवाल ये होता है कि वहां की जनता क्या चाहती है। वहां की जनता निश्चित रूप से उन जो इस्लामिक जो रूल उन्होंने इतने बंदिशें लगाई हुई हैं और इतना टाइट किया हुआ है, निश्चित रूप से वो उनसे थोड़ा आजादी चाहते हैं। लेकिन अमेरिका इसको यहां पर नहीं रुकने वाला, इसराइल इसको यहां पर नहीं रुकने देना। जून में हम जब बात किए करते थे ऑपरेशन के दौरान, तो हमारा मत यही था कि देखिए, अल्टीमेट एम वहां के संसाधनों को नष्ट करके वहां पे एक रिजीम चेंज करना है। और रिजीम चेंज वहां पर नहीं किया, यह भी अपने आप में एक आश्चर्यजनक बात थी। लेकिन शायद अमेरिका, इजराइल ने महसूस किया कि वहां की जनता के द्वारा इसको और ज्यादा हवा दी जाएगी, और इस हवा देने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होता है। यही रीजन था कि उस टाइम इसको एब्रप्टली इस ऑपरेशन को कॉल ऑफ किया गया और वहां पर वो सारी चीजें क्रिएट की गई ताकि जनता खुद अपने हथियार उठा ले। और हम देख भी रहे हैं कि वहां के चाहे सरकारी इमारतें हो या ब्रॉडकास्टिंग सेंटर्स हो, कम्युनिकेशन सेंटर हो, इवन मिलिट्री सेंटर्स हो, इवन वहां के जो कासिम सुलेमानी है, जो उनके कभी मिलिट्री हीरो हुआ करते थे, उनकी देखिए प्रतिमाएं, मूर्तियां गिराई जा रही हैं। तो इन सब चीजों को कहते हुए कह सकते कि उन्होंने इस ग्राउंड को तैयार किया है और अब इंतजार है कि गरम लोहे पर हथौड़ा कब मारना है। लेकिन सर, ये गरम लोहे पर हथौड़ा मारने की जो तैयारी है वो पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चिंता भी तो है। मैं यही सवाल पूर्णिमा नाथ जी की तरफ लेकर जा रही हूँ। पूर्णिमा जी, हमने देखा अभी पिछले कुछ वक्त से कैलिफोर्निया से लेकर यूएस के अलग अलग इलाकों में एक अलग विद्रोह नजर आता है, लेकिन वो सारी बातें मुझे लगता है शायद डोनाल्ड ट्रंप के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती होगी। दुनिया के अलग अलग इलाकों में जरूर वो बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश करते हैं। आखिर क्या हो गया डोनाल्ड ट्रंप को? आखिर ऐसा लगता है कि वो भूख बढ़ती जा रही है। कभी धमकी वेनेजुएला पर तो उन्होंने कर ही लिया, इसके अलावा बड़ी धमकी नजर आती है कभी कनाडा के लिए, कभी ग्रीनलैंड के लिए, डेनमार्क के अलग हिस्सों के लिए, और अब तो ईरान को भी वो आजादी दिलाने की तैयारी में है।
नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी नैना जी। जय हिंद। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, 2026 इज ए 250 ईयर एनिवर्सरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो यहाँ पे रिपब्लिकन पार्टी की प्रेसिडेंट बनना, डोनाल्ड ट्रंप का इधर होना, इट्स अ बिग डील फॉर हिम। एंड इनको यहाँ पे उनको प्रदर्शन करना है कि अमेरिका जो है वो किसी भी कंट्री में कभी भी कहीं पे भी किसी के ऊपर भी कोई भी एक्शन ले सकता है फॉर वट एवर रीजन। अमेरिका इज द सुप्रीम, अमेरिका इज द सुपर पावर, अमेरिका को टक्कर लगाने वाले कोई है नहीं। ये जो डिस्प्ले ऑफ पावर, ये एक कोट एंड कोट मैं बताऊंगी, आपने सुना होगा, बार बार ये फ्रेज यूज करते हैं रिपब्लिकन, स्पेशली द कंजर्वेटिव्स, पीस थ्रू स्ट्रेंथ। इसका मतलब उनको जाके मिलिट्री स्ट्रेंथ उनको दिखाना है। अब ये जो है, जो फैक्ट रहा है, आपको एक शॉर्ट स्टैटिस्टिक्स में देती हूँ। 55 इयर्स बिटवीन 1945 टू 2000 में 70 रिजीम चेंजेस अमेरिका ने करवाया। बोथ रिपब्लिकन पार्टी एंड डेमोक्रेट पार्टी वर इन्वॉल्व। रिपब्लिकन पार्टी ज्यादा की 50 टू 55% रिजीम चेंज में इन्वॉल्व थे और 45 टू 50% डेमोक्रेट्स वर इन्वॉल्व। उनके तरीका डिफरेंट थे। रिपब्लिकन पार्टी वर overtly using regime change rhetorics. अब डेमोक्रेट्स और CIA कोवर्ट ऑपरेशन यूज करते थे। तो ये कहना कि सिर्फ ट्रम्प ये कर रहा है गलत है। कि अमेरिका हमेशा ही सालों भर से ये काम करते आए हैं। द अनफॉर्चुनेट सिचुएशन अभी ये आया है कि उसका मुखौटा खोल दिया गया है और डोनाल्ड ट्रंप इन्हें बेखूबी से ये काम किया है। मेरा क्वेश्चन ये अमेरिका के ऊपर नहीं है। वो 1492 में जब स्पेन यहाँ पे आया था, इंग्लैंड यहाँ पे आया था 1500 में, फिर 1600 में, तब उनका भी वहाँ पे यही चल रहा था कि वाइट क्रिश्चियन नेशनलिज्म का जो एजेंडा चलाना था, अपना एक क्रिश्चियन नेशनलिस्ट लोकेलिटी बनाना है, सोसाइटी बनाना है। जो इंडिया में आए थे 1708 में, सेम थिंग हैज हैपेंड फॉर इंडियन पीपल एज वेल। वेदर इट्स मुस्लिम हो, हिंदूज हो, रियली डजंट मैटर। सब उनका, दे एक्सपेक्टेड the browns, the other people to lick their bottom. I'm sorry to be extremely open at this point of time and no sugarcoating, because this is not the time to sugarcoat. तब जो पोर्तुगीज और स्पेन का हालत था 500 साल पहले, आज स्पेन और पोर्तुगीज कहाँ पे है? उनका इकोनॉमी क्या है? वो जो बोलते थे कि हमारे वहाँ पे सन कभी सेट नहीं होता, आज वो कहाँ पे है? यूनाइटेड स्टेट्स के बूट्स चाट रहे। अनफॉर्चुनेटली दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। साइकिल का यही कर्मा का यही साइकिल होता है। आपने बुरा काम किया तो बुरा काम आपके ऊपर आने वाला है और वो आपको देखने वाला है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बुरा काम किसका है और किससे दिखेगा? अभी तो बड़ी दिक्कत ये है, ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को लगता है हर चीज का रिमोट उनके हाथ में है। यूएस को लगता है हर चीज का रिमोट उनके हाथ में है। जिसकी मर्जी जहां पे जिस इलाके में चाहें कि उसकी गैस संयंत्र या जो भी संसाधन है उन पर कंट्रोल कर लिया जाए, तख्ता पलट करा दिया जाए। अभी तो इसी बड़ी भूमिका में नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप जी। ऑफ कोर्स कोई और बोल नहीं रहे ना। इवन इंडिया की रिस्पॉन्स एब्सोल्युटली मेजर्ड एंड लगता है वीक है, लेकिन इंडिया क्या फोकस कर रहे हैं कि अपना 2047 में फोकस करेंगे, अपना इकोनॉमिक ग्रोथ। दिस इज द सेल्फिशनेस आई सी इवन इन इंडियंस आल्सो एंड अब्रॉड। अपना फोकस करो, किसी पे आप बात नहीं करो। नहीं, ऐसा नहीं गलत जी। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए आवाज किस रूप में उठाई जाती है। सुनिए, आवाज इस रूप में उठाई जाती है, या तो आप सिर्फ मौखिक तौर पर विरोध जताएं, और डोनाल्ड ट्रंप ने या यूएस ने भारत को दबाने की कोशिश की, डटकर सामना कर रहे हैं ना। मुझे लगता है जवाब का, रिटेलिएशन का तरीका भी ये भी होता है। गलत है ना मैडम, गलत सहना भी गलत है ना। आप बोलिए ना, आपको कुछ करना है नहीं है ना, वो डिफरेंट है। लेकिन आपको कोई नहीं बोल रहा है कि मिलिट्री स्ट्रेंथ अब दिखाइए और आप कोई भी कंट्री जाके आप हड़प लीजिए। दैट इज नॉट व्हाट आई एम आस्किंग। आई एम सेइंग गलत जब हो रहा है गलत, तो आप बोलिए ना,
हमारे पास, मेरे खुद के पास अभी क्या पोजीशन है, क्या पैसा है, क्या पावर है जो मैं आपके साथ खुले आम से बोल रही हूँ। गलत कर रहे हैं ना अमेरिका, और उसके बारे में आपको मैं बता रही हूँ ना, तो आप मेरे जैसे हो, मेरी जगह में होते कभी बोलते? अच्छा वही अच्छा, ठीक है, मैं डिप्लोमेटिक निपुण जी से इस बात में जवाब लूं, डिप्लोमेटिक लेकिन मुझे पूर्णिमा नाजी एक बात बताइए। अभी पिछले कुछ वक्त से डोनाल्ड ट्रंप की इन्हीं नीतियों को लेकर यूएस में बड़े स्तर पर बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। हमने देखा कि #No Kings का एक बड़ा आंदोलन नजर आया। अभी 50-51 एक बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसको अलग तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं। कैलिफोर्निया पे सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए। आज ही हमने बड़े स्तर पर तस्वीर देखी और ये एक बड़ा पैटर्न नजर आ रहा है। क्या उन प्रोटेस्ट का कोई असर पड़ रहा है डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों पर? ना, अभी कोई वहां पर असर तो नहीं आवाज पड़ उठा रहा है। रहे दिस हैं इज नॉट द जबरदस्त रिपब्लिकन तरीके से। पार्टी, this is Republican Party is not involved, MAGA is not involved, it is only the Democrat Party which is involved, and उसमें कोई असर नहीं पड़ रहा है। बस शायद थोड़ा थोड़ा पड़ेगा। तो 2026 का जो नवंबर का इलेक्शन है उसमें थोड़ा सा चेंजेस आ सकते हैं, अगर मैं आया इसीलिए तो। आपसे पूछना चाह रही थी, क्योंकि आपने कहा आवाज उठाने की बात है। दरअसल हमेशा घर से ही शुरुआत होती है अगर कोई सख्त ऐसे कदम होते हैं। ठीक है, मैं निपुण जी से इस बात को समझने की कोशिश करती हूँ। निपुण जी, मुझे एक बात बताइए, पूर्णिमा नाजी की इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? अभी ऐसा लगता है कि वेनेजुएला पर कंट्रोल करने के बाद में एकदम फ्री हैंड ऐसा लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को दे चुके हैं। इस बात को जरा समझाइए कि आखिर अब डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है। कभी एक तरफ वो शांति नोबेल पीस प्राइज पाने की ख्वाहिश रखते हैं, कभी हर किसी को पर कब्जा या फिर तख्ता पलट की कोशिश उनकी रहती है, जो हमेशा से एक तरह से डीप स्टेट या यूएस की एक बड़ी भूमिका रखी है। देखिए, अगर हम अमेरिका को आज देख रहे हैं तो ये अमेरिका वो है जो बहुत ही अग्रेसिव स्टांस लेके कर रहा है और फ्रंट फुट पे आके खेल रहा है। मतलब किसी तरह का बहुत ही ज्यादा रिस्क, बहुत ज्यादा चैलेंजेस जिस तरीके से कर सकता है अमेरिका करना चाहता है कि वो चाहता है कि इतना बड़ा गैप। जब आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप का एक कहना, अमेरिका फर्स्ट एंड अमेरिका सेकंड, यानी कि कोई सेकंड भी ना हो और अमेरिका इतना गैप क्रिएट कर दे अमेरिका और अदर कंट्रीज में कि कोई उसको फुलफिल ही ना कर पाए और एक हेजेमोनी में क्या अमेरिका बना रहे। ये कब से स्टार्ट हुआ, कब से तनाव शुरू हुआ? आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप का अगर पिछला टेन्योर भी आप याद करो तो तब भी क्या था कि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारे आपके जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस थे उनसे अपने आप को बाहर करना शुरू कर दिया था। रीजन यही था कि हम क्यों उसमें फंड करें। यही इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को बनाने वाला अमेरिका था। जब उसको लाभ लग रहा था तो उनकी आवश्यकता थी, धीरे धीरे निकालना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार जब डोनाल्ड ट्रंप 2 की हम बात करें, 2.0 की बात कर रहे हैं, इधर तो और भी ज्यादा अग्रेसिव है। आप सोचिए, किसी कंट्री ने अपनी मिनिस्ट्री का नाम डिफेंस मिनिस्ट्री से हटाकर वॉर मिनिस्ट्री कर दिया हो तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि उनकी इस समय क्या मानसिकता चल रही है और कैसे। अब जिस प्रकार से वेनेजुएला पर कंट्रोल किया वहां के प्रेसिडेंट को, तो इंटरनेशनल नॉर्म्स की तो धज्जे उड़ा दी अमेरिका ने। किसी कंट्री के प्रेसिडेंट को आप उठा के ले आए और सबसे बड़ी बात क्या थी नन्ना जी कि आपकी कोई प्रतिक्रिया, रिएक्शन वैसा नहीं आया जैसा कि होप की जा रही थी। चाहे वो रशिया का आना हो, चाहे वो चीन का आना हो, उस तरह का अग्रेसिव या उस प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं था, जिस कारण अमेरिका के हौसले क्या हो गए, बुलंद हो गए। आपको याद होगा कि उस इंसिडेंट के बाद अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप ने जब पीसी की तो पीसी दे के साफ साफ कहा जो हमने कर दिखाया वो कोई और नहीं कर सकता था। ये साफ साफ था कि हम सुपीरियर हैं, वी आर द बेस्ट। नहीं, लेकिन इन सारी चीजों का कोई अंत तो होगा निपुण जी। क्या ऐसी क्या वजह मानते हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप के इस रवैये से खासतौर से रशिया या चाइना डर गए हैं, या फिर वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है, या फिर वेट करके रिटेलिएशन और जवाब देने की बात कर रहे हैं? देखिए, इसमें नैना जी क्या कहा जाता है, इस कंडीशन को हम इंटरनेशनल के टर्म में बात करें तो इसको कहा जाएगा क्योस की कंडीशन है। और यहाँ पर जो एक बैलेंस ऑफ पावर था वो बिगड़ चुका है। अब उसको बिगाड़ने में कौन लगा है? अमेरिका लगा है कि हम अब बैलेंस ऑफ पावर को नहीं मानेंगे, हम बिगाड़ेंगे। और अब ये ऐसी बिगाड़ने में कंडीशन मिडिल ईस्ट की भी बड़ी भूमिका है क्या? जी क्या बोला आपने? मिडिल ईस्ट की भी बड़ी भूमिका है इसमें, क्योंकि अब तो ईरान पर भी वही बड़ा खतरा है। बिल्कुल। अब देखिए होता क्या है, इस तरह का जब बैलेंस ऑफ पावर बिगड़ता है तो उसी में क्या होता है कि इस प्रकार के क्योस की कंडीशन होती है। अब इसमें 2 चीजें होती हैं। या तो क्या है कि आपका वॉर का कंडीशन बने, थर्ड वर्ल्ड वॉर की जिसको हम बात करते हैं, उस वॉर के बाद चीजें क्या होंगी, तय होंगी कि ऊंट किस करवट बैठेगा, वो कंडीशन बनेगी। या फिर एक कोहेरेंट विजन बने पूरी दुनिया के अंदर कि हमको कैसे लेके चलना है। अगर पूरी दुनिया लामबंद होती है अगेंस्ट ऑफ द अमेरिका तो बात बन सकती है, लेकिन है
है क्या कि आज भी आप देखेंगे बहुत सारे कंट्री जो है भले ही वो अमेरिका का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं लेकिन अंदर खाने वो अमेरिका के साथ रिलेशन चाह रहे हैं, संबंध चाह रहे हैं और किसी भी तरह की डील करने के लिए तैयार हैं कि अमेरिका आएगा, अमेरिका से डील कर लेते हैं। तो जो ये कंडीशन आपको देखने को मिल रही है तो उस कंडीशन में बड़ा मुश्किल लग रहा है कि एक कोहेरेंट विजन पूरी दुनिया का बन सके। तो मुझे तो उसमें ये लगता है कि चीन और रूस जो है ये कितना आगे तक जा सकते हैं, कितना आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भी ये सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम अपने इश्यूज को सॉर्ट आउट कर लें क्योंकि अमेरिका ने कदम उठा दिया है। बिल्कुल, और अलग अलग वे में हम देख रहे हैं कदम उठाने को लेकर, शायद मुझे यही लग रहा है। मैं एक बार अगर फिर से मैं ईरान का जिक्र करूं, क्योंकि कहा जा रहा है कि ईरान के लिए आने वाला वक्त जो है करीब 24 से 48 घंटे बहुत सेंसिटिव हैं। जिस तरह से यहाँ पर बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं, यूएस की तरफ से धमकी या डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, मैं यही सवाल लेकर मेजर शाह आपका रुख करना चाह रही हूँ, क्योंकि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है ईरान इज लुकिंग एट फ्रीडम, द यूएसए स्टैंड्स रेडी टू हेल्प। आखिर इसके क्या मायने हैं? क्योंकि ये जो अदावत है ईरान और यूएस की वो नई नहीं है, वो बहुत पुरानी है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात ये कि ईरान की तरफ से भी बड़े रिटेलिएशन की बात कही गई। लेकिन अगर हम सैन्य ताकत के तौर पर देखें तो दोनों ही देशों में जमीन आसमान का अंतर है। चाहे बात अगर मिलिट्री क्षमता की देखी जाए, नए अत्याधुनिक हथियारों की देखी जाए, तो ये जंग अगर होती है तो किस रूप में नजर आएगी और जंग क्या होगी? जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, 1979 से पहले जब शाह ऑफ ईरान थे तब इनके ईरान के अमेरिका से बड़े अच्छे रिश्ते थे। लेकिन जब अयतुल्लाह खुमैनी की सरकार आई, कट्टरपंथी आई वहां पर ईरान में, इनके और अमेरिका के ताल्लुकात बिगड़ने लग गए और इतने बिगड़े कि हम जानते हैं अभी कि और अमेरिका ने एक मैसेज तो दुनिया को दे रखा है ऑलरेडी, एक वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को, जो कि जिसको मैं बिल्कुल सही नहीं मानता हूं और हर कोई निंदा कर रहा है इसकी। आप एक क्रिमिनल की तरह एक दूसरे देश के राष्ट्रपति को आप किडनैप करके रख दिया। मगर अमेरिका ने एक बड़ा खर्चा भी किया, इन्वेस्टमेंट भी किया, एक मैसेज तो क्लियर कर दिया और अब वो तैयारी कर रहा है ईरान की। ईरान में जहां पर ऑलरेडी ट्रैवल टाइम है, प्रोटेस्ट चल रही हैं वहां पर, अगर अभी आपको याद होगा 2-1 साल पहले बल्कि एंटी हिजाब प्रोटेस्ट चली थी, वहां पे अयतुल्लाह खुमैनी के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रही हैं और ऐसे खबरें भी आई थी, अफवाहें भी आई थी कि अयतुल्लाह खुमैनी तैयारी कर रहे हैं रूस जाने की और ये वो बहुत सी खबरें आई थी। लेकिन देखिए अल्टीमेटली अब दोनों, जैसे आपने फरमाया, दोनों देशों की सेनाएं ताकत में भी और इकोनॉमी में भी रात दिन का फर्क है। बिल्कुल कोई फर्क, कोई मतलब कोई तुलना है ही नहीं। अमेरिका बहुत बड़ा सुपर पावर है, बहुत बड़ा, और ईरान जो है जाके जो शिया डोमिनेटेड है वो कंट्री, वो तैयारी कर रहा है कि भाई पहले वो मुस्लिम वर्ल्ड का वो सदर बन जाए। देखिए, लेकिन अगर अमेरिका तैयारी तो कर रहा है और जैसे आपने फरमाया अगले 24 घंटे खास तौर से बहुत ज्यादा क्रूशियल हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है कि किसी भी प्रोटेस्टर की अगर जान गई तो वॉशिंगटन यानी कि अमेरिका इंटरवीन करेगा इसके अंदर, और इंटरवीन यानी कि वो अटैक करेगा ईरान के अंदर। और ईरान के जो स्पीकर हैं मोहम्मद बागर खालिबाफ, उन्होंने ये भी बयान दिया है कि अगर अमेरिका ने कोई पंगा लिया ईरान के साथ तो इजराइल और अमेरिका के मिलिट्री सेंटर, मिलिट्री बेसेस, जहाज, शिप्स, वो जी हाँ वो टारगेट करेंगे ईरान, और वो एक लेजिटिमेट टारगेट, ये कहा है लेजिटिमेट टारगेट होंगे ईरान के ऊपर। अब क्या है कि ये बहुत ट्रिकी सिचुएशन पे आ गई है बात, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा कि अगर अमेरिका ने एक्चुअली कोई कदम उठाया तो हो सकता है कि ईरान, हालांकि छोटा सा मुल्क है, मगर आप देखिए रूस और यूक्रेन की जंग भी अगर आप देख लें तो रूस तो बहुत बड़ा राष्ट्र है, यूक्रेन तो बहुत छोटा, लेकिन हाँ यूक्रेन को सपोर्ट था अमेरिका से, नाटो राष्ट्र से। ईरान को सपोर्ट क्या मिलेगा, क्या रूस से, चीन और से? सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये हो जाती है कि ईरान, आपने कहा कि भले छोटा मुल्क है लेकिन सबकी नाक में दम करके रखा है संजीव मलिक जी। शायद यही वजह है कि अभी जिस रूप में हम अभी तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पर मेजर शाह ने जो बड़ी बात कही। मुझे एक और बात बताइए सर, अभी जो स्थिति, वही बात की 24 से 48 घंटे बड़े महत्वपूर्ण रहने वाले ईरान के लिए कहा जा रहा है, तो क्या 1953 में जिस तरह से CIA के समर्थन से ईरान में
तख्ता पलट एक तरह से यूएस की भूमिका के साथ में देखने को मिला। क्या मौजूदा स्थिति भी ऐसी ही बनती नजर आती है या फिर 1953 से 2026 वाला ईरान बहुत अलग है? संजीव जी, आपका ऑडियो प्लीज अनम्यूट कर लें। आई एम सॉरी जी, एम आई ऑडिबल नाउ? यस यस सर। नैना जी, मेरा कहना था कि देखिए 1953 से 2026 तक बहुत पानी बह चुका है। आज वो हालत तो नहीं है जो 1953 में हुआ करते थे, लेकिन इस बात के लिए भी मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए ईरान ने अपने आप को ट्रैप में फंसाया भी है। ईरान ने हर उस व्यक्ति को, हर उस ग्रुप को मदद की है जिसने एक टेरर को फैलाने में मदद की है। इधर हुती, उधर हमास, हिजबुल्लाह, इन्होंने कौन छोड़ा है? तो इन्होंने देखा जाए अपने दुश्मन खुद क्रिएट किए। एक इजराइल जिसको ईरान की मान्यता प्राप्त थी, ईरान बड़ा खुश था उनके साथ, ईरान के साथ और इजराइल के साथ बड़े अच्छे संबंध हुआ करते थे, और ईरान की एक जो सोसाइटी है बड़ी फल फूली सोसाइटी थी। अचानक आकर आपने उस सोसाइटी पर इस तरह से दबाया और उनको देखा जाए कट्टरपन के जाल में इस तरह से फंसाया कि वो जाहिर सी बात है वो सोसाइटी आपके खिलाफ हुई, और आपने अपने ये मुस्लिम उम्मा का हेड बनने के लिए एक कंपटीशन में डाल लिया। उस कंपटीशन का रिजल्ट ये हुआ कि आपने हुती को, हिजबुल्लाह को, हमास को प्रॉक्सीज बनाया, उनको हथियार दिए। खुद की सेनाएं तो लड़ नहीं पाई क्योंकि देखिए उनसे इजराइल बहुत दूर है। इजराइल को उन्होंने एक मोहरा बनाया कि इजराइल के खिलाफ करने से सबको इकट्ठा किया जाए, और इसको आज तक उनका गेम चालू है। ये करते हुए एक अच्छा संबंध इन्होंने कैसे बर्बाद किया जाता है, ईरान ने वो किया। अब मैं आता हूं, देखिए अभी जो निपुण साहब कह रहे थे, मैं उनकी इस बात को लेना चाहूंगा। निपुण साहब बोले थे देखिए आज ये देखिए कि रशिया जो अमेरिका है, अमेरिका किस ताक में है। अमेरिका आज, चलिए उसके आने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये बहुत अच्छा अवसर वो ढूंढ रहा है जब रशिया अपने मामलों में उलझा हुआ है, यूक्रेन को सुलझा नहीं पा रहा है, और ये भी एक रीजन है कि अमेरिका ने अब इंटरेस्ट लूज कर दिया कि रशिया को उलझा रहने दे दो, ना रिएक्शन आएगा, ना कोई सपोर्ट मिलेगा, ना ही सप्लाई लाइन बन पाएगी। चाइना है, चाइना कभी युद्ध लड़ता नहीं है, चाइना सिर्फ वर्बली बातें करता है, धमकी देता है, साम्राज्यवादी बातों की करता है, और आपको इनडायरेक्टली पोक करता रहता है। अब सवाल आता है यहां पर तीसरा मेरा जो मैं आपके सामने जो क्लियर करना चाहता हूं, नैना मैम, इतनी बेचैनी तब होती है जब किसी का सिंहासन डोल रहा हो या उसके पूरे चांसेस है कि सिंहासन हिलने वाला है। कौन कौन बेचैन है सर? जी जी, देखिए वहां पर इलेक्शन आने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा मेजोरिटी में नहीं है, उनको एक तो एक खतरा है कि इम्पीचमेंट का खतरा, तो वो आज हर वो एक्शन कर रहे हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, जो वहां के मागा कम्युनिटी को खुश करने के लिए वो इनिशिएट कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि देखिए सिंहासन हिल रहा है मैम डॉलर का, आज से नहीं, कोविड के बाद से, जब से ये ब्रिक्स का एग्जिस्टेंस हुआ है, तब से अमेरिका जी 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 पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भारत या तो ब्रिक्स आउट हो जाए, यानी रशिया के साथ भी वो कर रहे हैं कि आप भी ब्रिक्स हो जाए। अब हो इसका उल्टा रहा है, एक्शन रिएक्शन बोलते हैं ना। देखिए सब पूरी दुनिया रियलाइज कर रही है कि अमेरिका का एक छत्र राज डॉलर की मजबूती के ऊपर है। पूरा मिडिल ईस्ट को उन्होंने जाल में फंसाया हुआ है कि आप जो भी कारोबार करेंगे डॉलर के अंदर करेंगे। लेकिन संजीव जी, पूर्णिमा नाजी को ये शिकायत है कि जिस तरह से अमेरिका की तरफ से एक्शंस नजर आते हैं, दुनिया में से किसी भी मुल्क ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, और यही वजह है कि कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा हाई है। नैना जी, इसको मैं पूर्णिमा जी के साथ कुछ हद तक सहमत हूं, लेकिन थोड़ा सा असहमत हूं। मैं सहमत ये हूं कि यस, एक देश के राष्ट्रपति को उठा के ले जाते हैं, मनमानी पूरी दुनिया में कर रहे हैं, पूरी दुनिया को लड़ा रहा है अमेरिका। उधर जो जेलेंस्की को पंप अप करने वाला कौन था? अमेरिका। अपने वहां के एनर्जी सोर्सेज पे उनको कब्जा करने वाला अमेरिका। पूरे यूरोप और नेटो को उन्होंने ऐसी घुट्टी पिलाई कि वो उसके पीछे खड़े हो गए और अपना हाथ खींच लिया। आज जो भी प्रस्ताव देते हैं, 28 का 20 सूत्रीय कार्यक्रम देते हैं, उस पर क्या नेटो अपनी नाराजगी दर्शाता है, फिर ट्रंप साहब उनको डांट पिलाते हैं। ये कहानी उन्होंने ऐसी इक्वेशन बना दी कि अपने लिए वो विन विन सिचुएशन करना चाहते हैं। अभी सवाल ये होते हैं कि भारत का रिएक्शन, देखिए मैं ये बात इनकी बात मानता हूं कि कोई भी किसी भी अन्याय के खिलाफ रिएक्शन तो आना चाहिए, लेकिन भारत स्थिति में हमको भी अमेरिका ने एनसर्किल किया हुआ है। जी सर, मैं इसको कहने में बिल्कुल भी नहीं इसको गुरेज करूंगा। देखिए बांग्लादेश अमेरिका का कराया हुआ, श्रीलंका अमेरिका का कराया हुआ, नेपाल, इमरा, और नए नए कोई उछलती है डीप स्टेट जेनजी। व्हाट इज जेनजी? दे नथिंग एल्स। ये वो युवा है जिसको आप जिधर डाल दोगे, युवा क्या होता है, एक संवेदनशील कैटेगरी होती है। और ये 15 से लेके 25 साल की जो उम्र होती है मैम, ये इमोशंस पर ज्यादा चलती है। आप इनको एक एजेंडा पे लेके जाइए। लेकिन जी मैं बोल रही हूँ घातक भी यही होती है। और
जी जी, इसलिए होती है कि ये जोशीली इतनी होती है, ये इतने सेंटिमेंट्स में चलती है, इनको लीड करने वाले अक्सर मिसलीड करते हैं, वो अपने एजेंडा को फिट करते हैं इनको एज ए टूल इस्तेमाल करके। तो इसलिए ये घातक बन जाती है, क्योंकि इसकी मॉब जो होती है उसके अंदर जोश बहुत होता है। अब भारत का जो कैलकुलेटिव उनका रेस्पॉन्स है, मैं समझता हूं नैना जी ये आज की रिक्वायरमेंट है। डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री जी को चाहते हैं कि वो कुछ ना कुछ रिएक्शन दे और उसके बाद उनको इस बातों में खींचा जाए, लेकिन हमारे यहां से जो रिस्पॉन्स जा रहा है वो एप्रोप्रिएट लेवल पे जाता है, कभी पूर्णिमा ऑफिसर जी लेवल पे सुनिएगा जाता प्लीज। है। जी जी, संजीव जी की बात। ये देखिए, हाँ, बहुत ही मेच्योर्ड डिप्लोमेसी का एक तरह से फॉलो किया जा रहा है। कितने चाइना के प्रीमियर कितना वक्तव्य देते हैं, कितना बात बोलते हैं, या रशिया को कितना भड़काया जाता है, रशिया के प्रीमियर यानी पुतिन साहब कितना बोलते हैं। डोनाल्ड साहब सुबह कुछ बोलेंगे, ट्रंप साहब शाम को कुछ बोलेंगे, अगले दिन कुछ बोलेंगे और फिर उसको रिट्रैक्ट नहीं, कर लेंगे। संजीव जी यहाँ पर पूर्णिमा जी की बात से इस बात पे भी हमें जरूर ध्यान देना चाहिए कि इसमें कोई शक नहीं, पिछले कुछ वक्त से देखिए डोनाल्ड ट्रंप लगातार या यूएस की तरफ से जो रिएक्शंस एक्शंस नजर आते हैं वो पूरी दुनिया को चौंकाने वाले भी हैं, और खासतौर से 2026 में तो वर्ल्ड वॉर 3 का कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम डोनाल्ड ट्रंप ही कर दे रहे हैं। लेकिन पूर्णिमा नाथ जी, जो बात यहाँ पर अभी संजीव जी ने भी कही कि ये सारी ये इसीलिए हड़बड़ी है क्या कि आने वाले चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप कुछ निर्णायक करना चाहते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात वो खुद तो चुनाव लड़ नहीं सकते, तो फिर उनकी ये हड़बड़ाहट ये किस चीज के लिए? कभी वो नोबेल पीस प्राइज की मांग की बात करते हैं, दूसरी तरफ युद्ध को बढ़ाने की बात करते हैं और युद्ध को आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। उनका एक मकसद ये है कि उनको दिखाना है ही इज द ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। वो माउंट रशमोर में उनका फेस कार्व करने के लिए वो दिस इज द डायरेक्शन ही इज गोइंग। उनको नोबेल पीस प्राइज चाहिए, उनको अवार्ड चाहिए। अनफॉर्चुनेटली कुछ दिन पहले फीफा ने उनको पीस प्राइज दिया है। कैन यू इमेजिन द फॉल ऑफ आवर कंट्री टुडे? लेकिन द पॉइंट मुझे इज लग रहा है दैट ही इज पूर्णिमा जी, ग्रीडी। दरअसल वो तो फीफा की उस नोबेल पीस प्राइज की शुरुआत ही थी, तो शुरुआत जो है आगाज वो खाता शायद उधर से ही खुला है। देखिए, मैं एक चीज मैं अपने बारे में भी बोल दूं। मुझे कोई भी गलत करे ना, उसको मैं सीधा सीधा बोलूंगी। मैं पीछे जाके डिप्लोमेटिक एक्शन नहीं कर सकती हूँ नहीं, that's और true. पीछे जाके कुछ बोलूं, सामने जाके कुछ बोलूं। जो मैं प्रेसिडेंट ट्रम्प और अमेरिका के बारे में बोल रही हूँ वही बात मैं इंडिया के लिए भी बोल रही हूँ। अभी ने सारे ने बोला वो डिप्लोमेटिक रिएक्शन दे रहे हो, वो आपके रिएक्शन कहीं पहुंच नहीं रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने 40-50 बार बोल चुका है इंडिया पाकिस्तान के युद्ध रुकवाया और न्यूक्लियर युद्ध रुकवाया। और भाई आप इतने पीस प्रेसिडेंट हो तो फिर अभी वेनेजुएला का प्रेसिडेंट को क्यों उठा के लेके आ गए हो? ये कोई पीस प्रेसिडेंट का लक्षण है क्या? आप बोल रहे हो ईरान के प्रोटेस्ट को आप सपोर्ट करोगे, घर में यहाँ पे हमारे आइस लिटरली एक यूएस सिटीजन को मार दिया। अब एंटायर मागा फोर्स डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इज सपोर्टिंग दैट। अब इनका ये नौबत आ चुकी है कि हमारी जो आइस है, जो डीएचएस के अंदर है, वो लिटरली जाके वो बिना कोई अकाउंटेबिलिटी पूरा छूट दी गई है उनको, वो जाके यूएस सिटीजन को मार रहे हैं। जी, मुझे एक बात बताइए, डोनाल्ड ट्रंप का क्या अगला निशाना अब ईरान है? क्या वो वहां पर हमले के अब जल्दी से ये कहा जाए ग्रीन फ्लैग देने वाले हैं क्या? आपको ऐसा लग रहा है? ये सब साइमल्टेनियस चल रहा है ना। ग्रीनलैंड को हड़पने के लिए प्लान बनाने बोला, ईरान में प्रोटेस्टर को उन्होंने सपोर्ट करना है, लेकिन घर में हमारे प्रोटेस्टर को मारने वाला है। अब वेनेजुएला का तेल हड़पने वाला है, बोल रहे हो कि नार्को टेररिज्म में वहां पे तो है ही नहीं कोई, वहां से तो फेंटेनल नहीं आ रही है ना। तो अनफॉर्चुनेटली जो नैरेटिव हमें बोला जाता है वो अमेरिकन मीडिया के पास बहुत बेखूबिया अपॉर्चुनिटी है, नेक्सस है वो दुनिया में फैलाने के लिए। आपके पास क्या है? आपके पास जो रिपब्लिक न्यूज चैनल है या फर्स्ट पोस्ट है, वायन है, उनका जो नैरेटिव वो ग्लोबल में पहुंचता है क्या? आपकी आवाज, हमारी आवाज ग्लोबल में पहुंच रही है क्या? नहीं ना। आप एक करो ना, टिकटॉक लेके आया चाइना, यहाँ पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब अमेरिका की है, इंक्लूडिंग ट्विटर। आपने क्या लेके आए हो? अब इंडिया तो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना। अब जस्ट बिकॉज इंडियन पीपल आर ओवर हियर आपने कभी अमेरिका के अगेंस्ट स्टैंड नहीं ले सकते हो। ये तो बेसिकली आप दिखा रहे हो, प्रदर्शन कर रहे हो कि कोई भी स्ट्रॉन्ग कंट्री आपके ऊपर हावी कर सकते हैं। जैसे इंडिया में मुस्लिम, इंडिया का जवाब अगर वहां तक नहीं पहुंच पा रहा तो मुझे लग रहा है अंदरूनी स्तर पर ही जिस तरह से बड़े विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उसकी आवाज तो सुन ले जरा डोनाल्ड ट्रंप। संजीव जी कुछ कह रहे हैं आपकी बात पे? जी
दोनों का ऑडियो आप रखें। जी 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 जी, मुझे थोड़ा सा एडिशन करना है। पूर्णिमा जो पूर्णिमा नाथ जी बोल रही हैं, ये बात उनकी बिल्कुल अपनी जगह बिल्कुल सटीक बात है, लेकिन मैं थोड़ा सा करेक्शन ये करना चाहूँ, करेक्शन नहीं कहूंगा, एडिशन करना चाहूंगा। एडिशन ये है कि देखिए, हम अमेरिका को जवाब देना शुरू कर दिया है। हम वर्बली जवाब नहीं दे रहे हैं, हम एक्शन से दे रहे हैं। देखिए, हमने अपने मार्केट्स को खोला है, जीएसटी रिफॉर्म्स किए हैं, टैक्सेशन रिफॉर्म्स किए हैं, अपने मार्केट ढूंढे हैं, और सरप्राइजिंगली हमारा जो यूएस के साथ जो वो है वो बढ़ा है। वो पिछले कुछ सालों, कुछ महीनों में, जब से हमारे ऊपर अगस्त के बाद से जब से टैरिफ आए हैं, तब से हमारा उनके साथ व्यापार यानी टोटल बढ़ा है आउटले। और भी बताएं, रशिया के साथ हमारा जो तेल है, तेल घटा नहीं है। नवंबर इज द एपेक्स लेवल, जो नवंबर 2025 गया, अभी 1 महीने 2 महीने बाद आंकड़े आते हैं। और बात यह कि मैम, हम पूर्णिमा मैम, हम भारत में, आप रेस्ट एश्योर से, ये हम जितना स्टडी करते हैं, गवर्नमेंट क्वाइटली बट वेरी स्टेडीली एंड फर्मली टेकिंग एक्शंस, एंड हम अपने देश के हित को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करते हुए, और हमको यूएस का जवाब मिलेगा, बट मे नॉट बी वर्बली, यस। बिकॉज क्या होता है कि ट्रम्प साहब जाने जाते हैं बड़बोलेपन के लिए। एक इधर से जवाब जाएगा, वो पता नहीं क्या बोलते, अनिश्चितता के भंवर में ट्रम्प घूमते हैं जी। और सर, दूसरी बात मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि पूर्णिमा नाथ जी ने अभी खुद ने कहा कि 2026 जो है वो यूएस की एक तरह से 200 साल पूरे होने वाले हैं, और भारत को अभी बने हुए 78 ईयर्स हुए, फिर भी मैम पूरी दुनिया में चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर अपने आप को एस्टेब्लिश किया, जो कि चारों तरफ से घिरे हुए इतनी ढेर सारी चुनौतियों के साथ में। लेकिन मैं एक बार फिर से यूएस और ईरान वाले विषय पर आना चाह रही हूँ। निपुण जी, मुझे एक बात बताइए कि जो एक बड़ी पुरानी अदावत है यूएस और ईरान की, ये अदावत हमेशा समय समय पर जब जब आमने सामने हुई, वो बड़ी विध्वंस लेकर आई। पहले चाहे बात तख्ता पलट की हो, या फिर हमने देखा बीच में ईरानी यात्री विमान को मार गिराया गया, 290 लोग उस दौरान मारे गए। 2020 का एक्शन हो, उसके बाद के एक्शंस हो, इजराइल की जमीन का इस्तेमाल करते हुए एक बड़ी तस्वीर हमने देखी। तो आपको क्या लग रहा है निपुण जी, अभी ये वाला जो मौका है, क्या ईरान अभी कमजोर पड़ता हुआ नजर आता है, और वाकई में क्या यूएस की तरफ से हमले के कोई आसार नजर आ रहे हैं? देखिए, अभी हम जो कंडीशन देखें, ईरान में बड़ी नाजुक स्थिति, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपने देखा भी होगा, जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है, उसने ये तक बोल दिया है कि अगर कोई भी हमें प्रदर्शनकारी दिखाई दिए तो हम उन पर गोलियां चलाएंगे, उनको हम लोग शूट करेंगे। तो यानी कि पूरा सरकार ने दमखम लगा दिया है, लेकिन वो दमखम कामयाब नहीं हो पा रहा है, क्योंकि 31 प्रोविंस हैं इसमें ईरान में, जिनमें 26 में क्या है प्रोटेस्ट हो रहे हैं, 26 में। और जो तेहरान की एक सड़क से शुरू हुए थे, आज वो पूरे देश के अंदर प्रोटेस्ट हो चुके हैं। तो उनको कंट्रोल करने में ईरान की सरकार को बड़ी ताकत लगानी पड़ रही है, क्योंकि जनता पूर्ण रूप से इसमें उतर चुकी है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें उतरे कौन लोग हैं? जो ह्यूमन राइट प्रोटेस्ट करने वाले, यानी ह्यूमन राइट के एक्टिविस्ट इसमें उतरे हुए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें बाहरी शक्तियों का इन्वॉल्वमेंट ना हो। बाहरी शक्तियों से मतलब यहाँ पे अमेरिका और इजराइल से ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनका इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर निश्चित रूप से है। देखिए, अमेरिका की पॉलिसी ये है कि अगर कोई छोटा मुल्क है, बिल्कुल ताकत कम है, जहाँ पर आपको लगता है कि किसी तरह का आपका नुकसान नहीं होगा, तो वहां वेनेजुएला जैसे ऑपरेशन करो, सीरिया में जाके बम गिराओ, वहां प्रेसिडेंट आतंकवादी को बना दो जो कल तक आतंकवादी था। जहां तुम्हें लग रहा है कि थोड़ा बड़ा है, वहां पर रिटेलिएट हो सकता है, तो आप तरीका क्या है करने का, वहां रिजीम चेंज कर दो। तो ईरान में पूरी बिल्कुल अमेरिकी सही बोल रहे कोशिश हैं। यही पिछले है। कुछ वक्त में एक यही पैटर्न, यही टूल किट नजर आया दुनिया के अलग अलग इलाकों में जेनजीज प्रदर्शन के थ्रू। जी, तो रिजीम चेंज करा दो। तो जो रिजीम चेंज कराने का जो तरीका है, वो यही तरीका होता है कि वहां पर इस प्रकार की चीजें हों। निश्चित रूप से जब से वहां पर इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया, तो जो एक अलग तरह का तबका है, जो पूर्ण रूप से रजा पहलवी वाले दौर में जी रहा था या उस दौर को पसंद करता था, वो चीज आपको देखने को मिलेगी। और इस बार जो प्रदर्शन हो रहे हैं, बड़ी बात ये है कि सारे के सारे प्रदर्शन खमनई साहब के खिलाफ हो रहे हैं। नहीं, जो खमनई है उनके ही अगेंस्ट उनके पोस्टर लिए जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं। तो इसमें दो राय नहीं है कि सिचुएशन बड़ी टेंस है, और अमेरिका इस बात को, इस मौके को बिल्कुल चुकेगा। जिस प्रकार का आज अमेरिका का एटीट्यूड है, वो मुझे लगता नहीं कि इस बात को या इस प्रकार के प्रोटेस्ट को, मौके को चुकेगा। उसका बहाना है, बहाना क्या कि हम डेमोक्रेसी के लिए जा रहे हैं। आप देखिए, ग्रीनलैंड पे जब दावा कर रहा है, तो उसके लिए अमेरिका ने बहाना ढूंढा। क्या बहाना ढूंढा?
कि अगर हमने ग्रीनलैंड पर कब्जा नहीं किया तो चीन और रूस कब्जा कर लेंगे, जबकि चीन बिल्कुल। और रशिया की ओर से कभी इस प्रकार का कोई बयान नहीं आया कि हम ग्रीनलैंड पर कब्जा करने वाले हैं। तो जहां प्रोपोगंडा पर है, कोई दावा भी नहीं है वहां पे अमेरिका दावा बनाकर कर रहा है, इसमें और कोई जहां शक पर नहीं। स्थिति टेंस में है तो वो एक अपने इथिकल ग्राउंड पे ही बात कर सकता है अमेरिका ये एक को। बड़ा कि देखो, प्रोपोगंडा है, ये एक बड़ा प्रोपोगंडा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मेजर अली शाह, अगर ऐसा होता है तो मुझे एक बात बताइए, इसके बड़े परिणाम क्या नजर आते हैं? क्योंकि इजराइल भी एक तरह से काउंटर अटैक करेगा, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि वैश्विक स्तर पर ऑयल क्राइसिस बड़ी स्थिति में आएगी और उसका सीधा इम्पैक्ट यूएस पर भी पड़ेगा महंगाई के तौर पे। मीना जी बिल्कुल, देखिए इसराइल ने ईरान पे, अभी 2-1 साल पहले की बात है ये, इनके आईआरजीसी के वहां पे हमला किया था। ईरान ने भी रिटेलिएट किया, लेकिन सिंबॉलिक, सेंट्रल इकोनॉमिक जोन में वहां पे हमला किया, जहां पे सिंबॉलिक दिखाने के लिए। अब देखिए, जो उनके प्रदर्शनकारी है ईरान के अंदर, ऐसी जबरदस्त प्रोटेस्ट चल रही हैं, बल्कि दिसंबर 2025 में और भड़की, और अभी और भड़क रही हैं। इंटरनेट कंप्लीट शटडाउन है, ब्लैकआउट है, कम्युनिकेशन कंप्लीटली डाउन है, फोन लाइंस काट रखी हैं, ब्लैकआउट हो रखा है। ऐसा इतिहास में कभी ईरान के हुआ ही नहीं, उनके स्पीकर साहब ने कहा है। बल्कि जो यूरोपियन, जैसे कि निपुल आलम्बिया साहब ने बताया कि आईआरजीसी ने बोला कि हम प्रदर्शनकारियों को मार देंगे अगर। यूरोपियन पार्लियामेंट प्रेसिडेंट हैं रॉबर्टा मेत्सोला, उन्होंने कल शाम को बयान दिया था कि भाई आईआरजीसी, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड को तो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट के नाम से जाना चाहिए, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। बल्कि यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन ने भी कल बोला था कि भाई ईयू स्टैंड्स के बिल्कुल पीछे खड़ा है प्रदर्शनकारी के, और तकरीबन 2600 लोग डिटेन कर दिए गए हैं। 100 क्षेत्रों में, 100 गांव शहरों में ईरान में अब तक प्रोटेस्ट भड़क गई हैं, और आगे भड़कने की उम्मीद है। बल्कि तो इसमें ऐसे मौके पे इजराइल और अमेरिका का इसमें इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल होगा। और क्या वो इसका फायदा नहीं उठाएगा? इतना आगे आग लग गई है, बिल्कुल फायदा उठाएगा। इसके लिए ही खबरें आ रही थी कि अयतुल्लाह खोमेनी, बल्कि वो जा चुके, रूस जाने की तैयारी कर रहे हैं, शायद जा भी चुके होंगे, इस तरीके की खबरें उड़ाई गई। बिल्कुल तैयारी थी। जब ये भी जी अब देखिए, हिंदुस्तान के अंदर भी या कहीं और बाकी मुल्कों में भी जो ईरानी हैं, वो अपने अपने, मैं खुद देख रहा हूँ कि फेसबुक पोस्ट से वो अपने प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, अपना जता रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप साहब, जैसा आपने पहले बताया बिल्कुल बखूबी, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बताया कि फ्रीडम के लिए हो रहा है, और उन्होंने बल्कि पूरा ये अपने उसमें सोशल मीडिया पोस्ट पे बताया डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। अब देखिए, बहुत ट्रिकी सिचुएशन है ये, बहुत प्रिकेरी सिचुएशन है, क्योंकि इसमें बहुत आगे आग भड़क सकती है। इतने आगे 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 आग आ चुकी है। अमेरिका और ईरान की टेंशन और आगे एस्केलेट होती हैं, तो जाहिर सी बात है इजराइल के साथ भी एस्केलेट होंगी, तो जाहिर सी बात है और बाकी मुल्कों को भी इसमें दौड़ना पड़ेगा, और फिर ये खतरे की घंटी बिल्कुल बन सकती है। ऑलरेडी वर्ल्ड के अंदर, जी ऑलरेडी वर्ल्ड में, जी इसमें कोई शक नहीं। देखिए, ये अपने आप में बड़ी बात इसीलिए हो जाती है क्योंकि चारों तरफ हम देखते हैं, एक तरफ नाटो में तनाव, रूस यूक्रेन का तनाव, चाइना ताइवान का तनाव, अलग अलग स्तर पर बड़े स्तर पर हम देख ही रहे हैं। इवन मिडिल ईस्ट में ही एक बड़ी चिंता वाली स्थिति है, और ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप अगर ईरान में इस तरह से रिजीम चेंज की एक बड़ी संकेत देते हैं और खुद वो कह रहे हैं कि आज़ादी दिलाने में भूमिका निभाएंगे, तो ये आने वाले वक्त के अच्छे संकेत तो फिलहाल नहीं है। वेल, आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, वैल्यूएबल कमेंट्स के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, एक्सपर्ट्स की राय यही है कि आने वाले 24 से 48 घंटे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, खासतौर से ईरान के लिए। नजरें उधर ही हैं कि आखिर क्या होता है, क्या डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हमले के संकेत दिए जाएंगे, क्योंकि तैयारी पूरी तरह से नजर आती है। और अब वक्त है आज के सवाल का। आज का सवाल क्या है जान लीजिए। आज का सवाल है, ईरान की राजधानी का नाम क्या है? आपके सामने दो ऑप्शन है, एक है काशान और एक है तेहरान। दोनों में से क्या है सही जवाब? अगर आप जानते हैं तो फोन उठाइए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर आप अपना जवाब हमें भेज सकते हैं। सही जवाब देने वाले लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।